बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारा जो कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इनफॉर्मल सी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में कर ली थी कि ये कोर्स हमारा किस बारे में होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा और देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हम किस तरह के कंटेंट्स, किस तरह के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने के लिए। कंसिडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स एड्रेस लेबल्स या एड्रेसेस ऑफ सम पर्सन्स। ठीक है, कोई एक प्रोग्राम, चूँकि आप पहले इंट्रो टू प्रोग्रामिंग गालिबन पढ़ के आए हैं, इंटर में भी जिन्होंने आईसीएस किया उन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। तो इस तरह को कोई प्रोग्राम अगर हमने करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और अरेज में एड्रेसेस होंगे जो हमने प्रिंट करने हैं, और फर्दर उसमें हम एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं जो जिसके ज़रिए से हम उन एड्रेसेस को प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पर जो कहा गया कि द प्रोग्राम माइट यूज़ एन अरे containing the addresses to be printed and a simple for loop to step through the array। तो ये जो अरे है ये क्या है? अरे हमारे पास अरे इन दिस एग्जांपल इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पर अरे को एज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। ठीक है, ये पॉसिबल था कि हम अरे के अलावा, इस डाटा स्ट्रक्चर के अलावा कोई और डाटा को स्टोर करने का मैकेनिज़्म भी यूज़ कर लेते, जिसको हम नॉर्मली डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, डाटा टाइप कहते हैं। एंड द फॉर लूप यूज्ड फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस टू द अरे एग्जीक्यूट्स अ सिंपल एल्गोरिदम। अस्सलाम अब जो वालेकुम। ठीक है सर। जी बेटा, इस एग्जांपल में आप देखें कि ये जो अरे हमने यूज़ की ना, जैसे एग्जांपल ली कि जी हम एक लोगों के एड्रेस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो अरे में हमने एड्रेसेस स्टोर करवा लिया। आपको पता है अरे क्या होती है, चूँकि आप पढ़ आए हैं इसलिए मैं आपको इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। अरे में आपको पता है कि एक कंटीजियस ये डाटा एलिमेंट स्टोर करने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और इसका एक कॉमन नेम होगा अरे का। ठीक है जी, और उस कॉमन नेम के साथ हमने इसको एक्सेस करना होता है, डाटा एलिमेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि इस अरे का नाम है ADD ऐड। ठीक है, और इसमें एड्रेसेस सेव होंगे, और इस नाम के साथ हमें इंडेक्स को भी यूज़ करना होता है। ठीक है जी, तो अब ये जो अरे है ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, और जो हमने फॉर लूप यूज़ कर ली, ठीक है जी, इस अरे को एक्सेस करने के लिए और ये एड्रेसेस प्रिंट करवाने के लिए ये फॉर लूप एक एल्गोरिदम वो बना रही है, एल्गोरिदम के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की एग्जांपल दी है। अब हमने थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि इनफॉर्मली डिस्कस किया था कि हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ें क्यों, इसका बेनिफिट क्या है। तो क्या इसकी रीजंस हैं कि हमें ये कोर्स पढ़ना चाहिए और क्यों इसमें इंटरेस्ट लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये बेशुमार जो एडवांस्ड कोर्सेज हैं उनके लिए प्री रेक्विजिट के तौर पे ये पढ़ा और पढ़ाया जाता है, यानी कि बेशुमार कोर्सेज इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इसी वजह से डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को कंप्यूटर साइंसेज का कोर कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, बेसिक कोर कोर्स है ये। और दूसरा, इसमें हम जो वेल नाउन डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, अरेज हैं, स्टैक्स, क्यूज़, प्रायोरिटी क्यूज़, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा फिर हम एल्गोरिदम की भी बात करेंगे कि हमने इन डाटा स्ट्रक्चर को एल्गोरिदम के ज़रिए से इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहलाता है। और उसके अलावा जो इसका बेनिफिट है, जो मैंने कल भी आपको बताया था, कॉम्प्लेक्सिटी। असल में किसी भी कंप्यूटर के ज़रिए से प्रोग्राम हम एक एग्जीक्यूट करते हैं, और हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना इनफ नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी इस्लामाबाद जाने की कि हमारे पास कई पॉसिबल वेज हो सकते हैं
लेकिन हमने देखना है कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा है, जो कम से कम हमारे रिसोर्सेज उस पर यानी कि लगे, टाइम कम लगे, एक्सपेंस कम लगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर फोर्थ इसका पर्पस कोर्स का पढ़ने का मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम, अगर हमने एक काम करने के हमारे पास कोई 4-5 तरीके हैं, एल्गोरिदम वे टू वर्क कहेंगे ना, डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई एक एल्गोरिदम्स हैं, तो हमने देखना है कि ज़्यादा रिसोर्सेज कौन सा एल्गोरिदम ले रहा है और कम रिसोर्सेज कौन सा एल्गोरिदम ले रहा है, ये हमने देखना होता है। और वो भी हम इस कोर्स में कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के पर्पस है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं, प्रेफर करते हैं और ये पढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको ये डिस्कस करें कि जी एफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है। जैसे मैंने अभी बात की, एफिशिएंट प्रोग्राम वो होगा जो कि कम से कम रिसोर्सेज लेगा, ठीक है ना। तो एन एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर एंड हेल्प मिनिमाइज द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे? कंप्यूटर के रिसोर्सेज क्या हैं? रैम एक बड़ा रिसोर्स है, ठीक है जी। हार्ड डिस्क एक रिसोर्स है, सीपीयू एक रिसोर्स है, ठीक है। तो एफिशिएंट प्रोग्राम वो होगा जो कि कम से कम रिसोर्सेज में अपना जो टास्क है, जो काम है, वो मुकम्मल करे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा स्ट्रक्चर को ही एक्चुअली कहा जाता है। द डाटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, ठीक है जी। जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बात की कि जी हम अरेज पढ़ेंगे, लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक, क्यू, वो सारे के सारे वे टू ऑर्गेनाइज डाटा हैं। हम किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। डाटा शुड बी अरेंज्ड इन अ वे दैट इट इज़ ईजीली एक्सेसिबल। ऐसा ना हो कि हमने डाटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में, किसी ऐसी अरेंजमेंट में सेव कर लिया है कि अब वो एक्सेसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। ये जनरल सी स्टेटमेंट्स हैं अभी। अब हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए एक जैसा डाटा स्ट्रक्चर हेल्पफुल नहीं होगा, एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। किसी सिचुएशन में अरेज हेल्पफुल होंगी, एफिशिएंटली वर्क करेंगी, किसी दूसरी सिचुएशन में माइट भी पॉसिबल के ग्राफ एफिशिएंटली हमें हमारा जो है वो पर्पस वो फुलफिल करें। समटाइम्स प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली गेट्स स्टक, ठीक है जी। हम समझते हैं शायद उसके हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज कम है, रैम उसकी कम है, उसका सीपीयू कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में इनअप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया हो, ठीक है जी। ऐसा पॉसिबल है कि प्रोग्रामर ने जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया प्रोग्राम में वो इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि किसी पर्सन के अगर आइज़ वो 6/6 वर्क कर रही हैं, 100% ओके हैं, तब भी वो अपनी आंखों से सुन नहीं सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, हम डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्या उसके क्राइटेरिया क्या क्या होगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं। If any algorithm, program or software have to deal huge data that is in GBs while the disk space available is in 200 MB और few MBs, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम, एल्गोरिदम जिसने GBs का डाटा डील करना है लेकिन हमारे जो डिस्क है वो MBs में है, तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर कोई रोल प्ले नहीं करेगा। यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, डाटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। rather we will have to buy a new disk, we will have to replace our disk and we should arrange a new disk which is sufficient to deal with this algorithm, ठीक है जी। टेराबाइट में हमें डिस्क चाहिए, हमें गीगाबाइट में डिस्क चाहिए, जो कि इस एल्गोरिदम ने जो डाटा डील करना है उस डाटा को वो स्टोर करवा सके, ठीक है जी। एक तो जनरल सी बात हो गई। फिर उसके बाद आगे चलें।
एक और एग्जांपल हम देखते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी है अगर हमारे पास, ठीक है जी। सपोज देयर आर 8 मिलियन नेम्स इन द डायरेक्टरी, 8 मिलियंस 80 lakh, you must have to find some name, delete, update और insert some new name and contact। तो इसमें से क्या है जी, आपने आपने कुछ नेम आपको सम टाइम फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी वक्त कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने कोई अपना उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऑब्सोलीट हो गया, फिनिश हो गया, वो डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सम टाइम किसी पर्सन ने अपना कॉन्टैक्ट चेंज किया, वो अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सम टाइम नया कंटेंट इंसर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये जो डायरेक्टरी है हमारी फ़ोन डायरेक्टरी, इस पे ये सारे कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपने कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है इस डायरेक्टरी को, फ़ोन डायरेक्टरी को सेव करने के लिए, तो हमने इन तमाम ऑपरेशंस को भी कंसिडर करना है, ठीक है, कि ये सारे ऑपरेशन वो डाटा स्ट्रक्चर उसमें वो किस तरह से डील कर रहा है। जी बेटा, क्वेश्चन किसी ने हैंड रेज किया है, चलें। तो बेटा डाटा स्ट्रक्चर जब हमने कोई चूज़ करना है, हमें ये भी देखना है कि हमने किस तरह का उसमें काम करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने एक डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरी, वो डाटा सेव करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें ये सारे ऑपरेशन वो डाटा स्ट्रक्चर हमारा सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। फिर उसके अलावा ये भी चीज़ आप देखें कि फाइनली सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट मीट्स योर डाटा मैनिपुलेशन requirements the maximum. Furthermore, keep in mind that each data structure has cost and benefits। अब डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास बेशुमार हैं, डाटा टाइप्स बेशुमार हैं, हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट एफिशिएंसी को कहा जाएगा, और कॉस्ट, कॉस्ट जो वो रैम, सीपीयू, डिस्क वगैरह यूज़ करेगा वो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम डाटा स्ट्रक्चर को चूज़ करते हैं। Also consider another point, you as a programmer providing solution to customer। हम एज अ प्रोग्रामर कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और अगर हमारा सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं होगा तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर उसको डिस्कार्ड कर देगा, कोई और सोल्यूशन देखेगा, वो किसी और वेंडर के पास चला जाएगा, वो किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। वेट नहीं करना कि फिनिश होगा, स्टॉप होगा, तो फिर अगर कहीं पे बात समझ नहीं आ रही तो आपने पूछ लेनी है, ठीक है जी। ठीक है सर। जी। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर के जी साथ, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के साथ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अटैच्ड हैं हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ, हर डाटा टाइप के साथ। एक तो है स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर्स, ठीक है जी। फिर टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन, स्टोर, रिट्रीव, डिलीट, अपडेट। ये बेसिक ऑपरेशन हर डाटा स्ट्रक्चर में, जाहिर बात है जहाँ पर डाटा डाटा आप स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टोरेज तो एक फैक्टर हो गया, एक ऑपरेशन हो गया। फिर आपने वो स्टोर करके उसको भूल तो नहीं जाना। स्टोर करने का मकसद ये होता है कि हम उसको इन फ्यूचर उसको रिट्रीव करके यूज़ करें, तो रिट्रीव भी किया जा सकता है। फिर ड्यू टू सम रीज़न डिलीट या अपडेट भी किया जा सकता है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग एफर्ट भी उसमें डाटा स्ट्रक्चर में, उसको सेव करने के हवाले से, रिट्रीव करने के हवाले से, डिलीट अपडेट करने के हवाले से प्रोग्रामिंग एफर्ट भी एक अपनी जगह पर फैक्टर है जो कि हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। यानी कि मैं आपको अगर कॉमन अपनी लाइफ से कोई एग्जांपल दूं, तो फ़र्ज़ करें किसी ने कोई सफ़र पे जा रहा है, उसने अपने अपने ड्रेसेस रखने हैं, उसको आप डाटा समझ लें ड्रेसेस को, तो वो उसके लिए सूट केस यूज़ करता है, वो उसके लिए हैंड कैरी यूज़ करता है, वो उसके लिए किस तरह का बैग यूज़ करता है, कौन सा कंटेनर यूज़ करता है, और उसको उसको यूज़ करने के क्या प्लस माइनस हैं, वो ये देखेगा ना कि मेरे पास डाटा कितना है, और मैंने किस तरह के सफ़र पे जाना है, मैंने वहाँ पर हाइकिंग करनी है, मैंने वहाँ पर स्टे करना है, मेरे पास वो ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी कौन सी है, तो वो अपना सूटकेस, कंटेनर, हैंड कैरी वो उस हिसाब से चूज़ करेगा। तो इसी तरह से हर जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके साथ ये 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, एसोसिएटेड हैं। एक तो वो स्पेस कितनी लेगा, दूसरा उसमें स्टोर, रिट्रीव, डिलीट, अपडेट पे टाइम कितना लगेगा, और प्रोग्रामिंग एफर्ट क्या होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा डाटा स्ट्रक्चर को फॉर्मली इसको देखते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा
सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। पहले भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, अब हम इसको मज़ीद डेप्थ में जा रहे हैं। द डाटा स्ट्रक्चर इज़ नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, इट इज़ समथिंग एल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है किसी का, बल्कि जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं आपने ऊप पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली। तो ऊप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है बल्कि वे टू वर्क है, ठीक है। ये ओ थोड़ा सा मिस्टेकनली हो गया। तो ऊप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है। जावा में भी आप ऊप कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जावा प्योर ऊप है। प्योर ऊप से क्या मुराद है, जावा में ऊप के बगैर आप प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। जबकि सी प्लस प्लस अडॉप्ट की गई है। सी प्लस प्लस सी से सी की एडवांस्ड फॉर्म है, और सी प्लस प्लस बेसिकली ऊप नहीं थी, ये मुकम्मल तौर पे ऊप नहीं है, इसमें आप ऊप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से डाटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है, इट इज़ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, ठीक है जी। इट इज़ अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट वी कैन यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द डाटा इन द मेमोरी, ठीक है। जी सर। चलें जी, आगे आगे हम इसकी डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स अब देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, बेसिक टाइप्स, ठीक है। एक टाइप है प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसको हम बेसिक डाटा टाइप्स भी कहते हैं। A primitive data structure or data type specifies the size and type of variable values and it has no additional method। अब primitive data types में सिर्फ हम ये बताएंगे कि डाटा किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है जी, और कितने साइज का डाटा हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में डाटा टाइप देखी, इंट देखा, चार देखा, फ्लोट और डबल देखा, ठीक है जी। अब ये सी प्लस प्लस की डाटा टाइप्स पे लिखी हैं। अगर आप जावा की बात करें तो जावा में इंटीजर टाइप के लिए बाइट भी यूज़ होता है, शॉर्ट भी यूज़ होता है, लॉन्ग भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू, इनको हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इनका इनका एक ये भी बताया जाता है साइज, किस साइज का इसमें डाटा स्टोर होगा और किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपने चार टाइप का अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें एक करैक्टर स्टोर होगा, ठीक है। जो करैक्टर क्या होता है वो आपको आइडिया है। करैक्टर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो जो दो बेसिक टाइप्स हैं डाटा स्ट्रक्चर की, उनमें से एक है प्रिमिटिव, दूसरी है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, प्रोग्रामर खुद बनाता है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक डाटा टाइप्स नहीं है। इसके इसके कुछ नॉन प्रिमिटिव के कुछ मेथड्स भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं, मेथड्स भी हमें बनाना पड़ते हैं, ठीक है, कि किस तरह से डाटा इसमें सेव होगा, रिट्रीव होगा। फिर फर्दर जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी फिर दो टाइप्स हैं। एक है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को सिंपली हम डिफाइन करेंगे कि जो सिर्फ एक और डाटा आइटम के साथ कनेक्टेड हो। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ सीक्वेंशियल लीनियर मैनर, और इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा की अरेंजमेंट है वो लीनियर होती है, ठीक है। एक सीक्वेंस के अंदर, जिस तरह से आप ट्रेन की पटरी की बात कर लें, कोई एक सीक्वेंस में एक लीनियर फैशन में कोई चीज़ फार्मूलेट हुई हो, तो जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक सीक्वेंशियल वे में इसकी फार्मूलेशन होती है। अरेज इसकी एग्जांपल हैं, लिंक्ड लिस्ट इसकी एग्जांपल है, स्टैक इसकी एग्जांपल है, क्यूज इसकी एग्जांपल हैं। इन दीज डाटा स्ट्रक्चर्स वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन अनदर एलिमेंट इन अ लीनियर फॉर्म। और दूसरी टाइप नॉन प्रिमिटिव की है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में सिंपल सा डिफरेंस लीनियर का और इसका डिफरेंस ये है कि ये एक सिक्वेंशियल वे में नहीं होते, बल्कि सिक्वेंशियल के अलावा कोई और किसी और मैनर में डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है जी।
व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फर्ज करें ये एक डाटा एलिमेंट है, अगर ये सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड है फिर तो ये लीनियर हो गया, ठीक है, ये लीनियर है। लेकिन अगर ये एक डाटा एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है तो फिर ये लीनियर ना रहा, ठीक है। ये वाला कोई भी डाटा एलिमेंट मैं कहता हूँ इसका नाम ए है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स के साथ फर्दर कनेक्टेड है। ये डाटा एलिमेंट सी जनाब कोई 3-4 और एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये लीनियर ना रहा, ये नॉन लीनियर हो गया। और इसकी एग्जांपल क्या क्या है, ट्रीज हैं, ग्राफ हैं, ठीक है जी। इन दिस केस द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है जी। तो ये बेटा थोड़ा सा मैं इसको सम अप कर देता हूँ चूँकि हमने आज थोड़ी सी बेसिक इसकी कुछ डेफिनेशन टाइप्स देखी हैं, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम इसको किन फैक्टर्स की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, और फिर इसकी टाइप्स अभी आगे भी चल रही हैं, ठीक है, टाइप्स हमने देखी।